फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। पहला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। और अगर हम अपनी आयु से तुलना करें तो, है ना, तो हमारी पृथ्वी इतनी पुरानी, हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। उक्त आयु की पुष्टि उल्का पिंडों एवं चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण और परीक्षण से हुई है। कैसे पता चला? उल्का पिंडों का अध्ययन किया हमने, चंद्रमा के चट्टानों इकट्ठा करके लेके आए, है ना। कौन गए थे सबसे पहले चंद्रमा पर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। किंतु पृथ्वी के सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों के रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षणोपरांत पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई है। जब हमने क्या किया, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का परीक्षण किया, तब पता चला कि 3.9 अरब वर्ष निकल रही है किसकी? पृथ्वी की आयु। ज्ञातव्य है कि उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानी विश्लेषण से प्राप्त पृथ्वी की आयु को अधिक प्रमाणिक माना गया है। आपने पहला वाला ही याद करना है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। आंसर 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया था। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को अधोलिखित कालखंडों में विभक्त किया गया है यथा। आगे बढ़ो। सबसे पहले महाकल्प इरा किसको बोलते हैं? यह सामान्यतः सबसे बड़ा कालखंड होता है। दूसरा होता है इपोच युग। महाकल्पों को पुनः युगों में विभक्त किया जाता है, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी इपोच कहते हैं। ठीक है। शक या कल्प, जिसको पीरियड बोलते हैं, प्रत्येक युग को छोटे छोटे शक अथवा कल्प में विभक्त किया गया है। आगे बढ़ो। अब नीचे दिखा दो मुझे, पहले ये बॉक्स दिखाओ। सबसे पहले इसको याद कर लो। किसको? बड़ा करो इसे, सिर्फ इतना दिखाओ मुझे। बस ये दो चीजें दिखाओ खाली। सबसे पहले इसको याद कर लो। आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक। हो गया याद? याद हो गया? हो गया इतनी जल्दी? चलो फिर उसमें इन दो को छोड़ देना आपने। पैलियोजोइक को आपने प्राइमरी पोच बोलना है, उसमें प्राइमरी पोच आएगा। मिसोजोइक में सेकेंडरी पोच आएगा, मतलब द्वितीयक युग, फिर तृतीयक युग, फिर चतुर्थक युग। इतना याद कर लिया? आगे अब छोटा करके दिखाओ पूरा। जब दो चरण पूरे हो जाते हैं उसके बाद फिर यह याद करना पड़ता है कि आर्कियोजोइक कब था। 4 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 1.5 अरब वर्ष पूर्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर प्रोटेरोजोइक जो है वो कब? 2.5 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हो गया और 1.9 अरब वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उधर वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट जो हमारा ये वाला पार्ट होता है वैसे ज्यादा, पर हल्का हल्का पता होना चाहिए हमें कि जैसे चतुर्थक युग कब शुरू हुआ? 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ, अभी जारी है। आगे बढ़ो। आगे दिखाओ मुझे, बॉक्स दिखाना। बॉक्स दिखाओ पहले। अभी इसको और तोड़ना है ना। इसको नहीं, इसको, इस वाले को दिखाओ मुझे, जो इसके जो अब तोड़ेंगे हम। लाओ इधर दो, ऊपर दिखाओ इसको। कौन सा है? पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक। ठीक है। उसी बॉक्स में जब आपने 2 कॉलम बना दिए, उसी के आगे आपने पैलियोजोइक के सामने लिखना है। ये इसने तोड़ के कर रखा है, आपने उसी के सामने करना है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ऐसे ही याद करना है। अगर ये याद कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पहले इसको काम कर लो, ये वाला काम। कौन सा? कि पैलियोजोइक में क्या क्या आता है? कैम्ब्रियन, शक कौन कौन से आते हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है। आगे दूसरा वाला दिखाओ। फिर मिसोजोइक में कौन कौन आएगा? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। उसी के सामने लिखना है आपने। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में ये लिखना है आपने। कौन सा? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अगला आओ। फिर सेनोजोइक का करना है आपने। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और मायोसिन और प्लायोसिन। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। फिर बोल रहा हूं, अगर वो याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर पहली बार में नहीं याद हो रहा तो कोई नहीं, पहले सिर्फ इसको याद करो। ठीक है। आगे बढ़ो। सेनोजोइक के बाद
फिर ये आ गया आपका कौन सा, नियोजोइक। नियोजोइक में क्या पढ़ना आपने, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। इतना कर लिया। जब ये कैलेंडर याद होगा तभी आप पता कर पाओगे कि हो क्या रहा है, धरती पर क्या क्या चल रहा है। अब वापस आ जाओ भाई, पहले ये कैलेंडर बना देना आप, ठीक है। सन भी लिख देना याद पहली बार में, लेकिन 3 कॉलम करने हैं आपने खाली। कितने, 3 कॉलम। समय के साथ साथ फिर क्या कीजिए, उसका टाइम अगर याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, काम आएगा। इसमें लिखा होगा वैसे पूरा। आर्केजोइक तथा प्रोटेजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है, जो 59 करोड़ वर्ष से 4 अरब वर्ष पहले तक था। अर्थात प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की अवधि लगभग 3.41 अरब वर्ष की थी। ज्ञातव्य है कि आर्केजोइक तथा प्रोटेजोइक महाकल्प को सबसे लंबी अवधि वाले काल भाग इयोन्स की संज्ञा दी जाती है। इसको हाईलाइट कर दीजिए। आर्केजोइक और प्रोटेजोइक महाकल्प को सबसे लंबी अवधि वाले काल भाग इयोन्स की संज्ञा दी जाती है। इयोन्स की संज्ञा किसको दी जाती है, इन दोनों को दी जाती है, एनसीईआरटी से निकाल रखा। आर्केजोइक इरा की चट्टानों में जीवाश्मों यानी फॉसिल्स का पूर्णतः अभाव है। इसमें ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता है। इसमें सोना तथा लोहा आदि पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में आदि सागर में हुई थी। आर्कियोजोइक पूरा मत पढ़ा करो पहले, मतलब पूरा पढ़ना है, याद क्या करना है हमने। आर्कियोजोइक जीवाश्मों का अभाव, ग्रेनाइट, नीस, जीवन की उत्पत्ति, ऐसे करके याद कर लो पहले, शॉर्ट में याद करो, तब उसको फिर क्या करो, बड़ा बनाओ। और सोना लोहा क्या मतलब, इसमें हमें क्या क्या याद करना। आर्कियोजोइक में जीवाश्मों का अभाव, ग्रेनाइट, नीस, सोना लोहा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। फिर पढ़ो, फिर इस चीज को रटते रहो तब तक जब तक कि वो बैठ नहीं जाता दिमाग में कि आर्कियोजोइक में हमने ये पढ़ना है। फिर पूरा पढ़ो कि आर्कियोजोइक इरा की चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव, ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता, सोना लोहा आदि पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में आदि सागर में हुई थी। प्रोटेजोइक महाकल्प में समुद्र में विविध प्रकार के अपृष्ठवंशीय यानी नॉन कॉर्डेट्स जीवों का विकास हुआ। इसको हाईलाइट कर दो, नॉन कॉर्डेट्स जीवों का विकास कब हुआ, प्रोटेजोइक। आगे कहीं पे भी कोई पॉइंट छोड़ना मत है, मुझे पहले बॉक्स भी दिखाते रहना। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से, ये ऐसे कैसे हो गया भाई, वापस करना, छोटा करो इसे, छोटा करो और छोटा करो, पूरा छोटा कर दो इसे, पूरा पेज दिखाओ मुझे। ठीक है ठीक है, आ जाओ ऊपर आ जाओ। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिंड के रूप में, वह आग का गोला थी पृथ्वी, बचपन से सुना होगा आपने। लगभग 0.6 अरब वर्ष में उक्त गैसीय पिंड के ऊपर भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ। गैसीय पिंड के ऊपर भूपटल का निर्माण हुआ। भूपटल के निर्माण काल को अजीवी महाकल्प यानी एजोइक इरा के संज्ञा प्रदान की जाती है। भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक के पृथ्वी के इतिहास को जीवी महाकल्प यानी जोइक इरा के रूप में वो बता रहा है कि जोइक क्यों बोल रहे हैं, जीवी महाकल्प। इसको एजोइक क्यों बोल रहा है, अजीवी महाकल्प, यानी कोई जीव नहीं है तो एजोइक, जीव है तो जोइक वर्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है, के रूप में अभिहित किया जाता है। चट्टानों की आयु के अनुसार जीवी महाकल्प को 5 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया यथा, और ये बॉक्स में दे रखा उसने, मैंने पहले ही बता दिया आपको, बॉक्स बना देना, ये बॉक्स बना देना। आप आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, इससे आगे आओ ना। यथा यार आपने ना कुछ गड़बड़ कर दिया मेरे ख्याल से। समझे नहीं आप, वो वहां पे कैसे आया, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको और ऊपर करो, छोटा करो पूरा। दरअसल क्या है कि इसको इसके साथ पढ़ना है ना आपने,
इसको इसके साथ पढ़ना है। उसके बाद उसने यथा करके बोल दिया, आपने पहले ये वाला पढ़वा दिया मेरे से, समझ में आया? अब आपने मुझे पहले ये वाला पढ़वाना है, इसके नीचे दिखाओ, बॉक्स दिखाओ, फिर है, फिर क्वेश्चन आंसर ये बाद में पढ़ लेंगे, फिर ये वाला पढ़ाना है आपने, ठीक है? यहां से आओ फिर दोबारा, आपने बीच में पढ़वा दिया ना ये, मुझे भी यहां से पता नहीं चलता कि कौन सी चीज कहां पर आ रही है। आर्कियोजोइक तथा प्रोटेरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है, जो 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष पहले तक था, अर्थात प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की अवधि लगभग 3.41 अरब वर्ष की थी। ज्ञातव्य है कि आर्कियोजोइक तथा प्रोटेरोजोइक महाकल्प को सबसे लंबी अवधि वाले काल यानी इयॉन्स की संख्या से भी अभिहित किया जाता है। आर्कियोजोइक एरा की चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव, ऊपर करो, अभाव, इसमें ग्रेनाइट नीस की प्रधानता है, सोना लोहा आदि पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में प्रारंभ हुई, आदि सागर में हुई थी। प्रोटेरोजोइक महाकल्प में समुद्र में विविध प्रकार के अपृष्ठवंशीय जीवों का विकास हुआ। अब उधर इस वाले को पढ़ो। संपूर्ण प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में प्राय आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक ही पाई जाती हैं। सुपीरियर झील के समीपवर्ती भागों तथा भारत के धारवाड़, छोटा नागपुर, कुडप्पा समूह, दिल्ली क्रम की चट्टानें तथा अरावली पर्वत का विकास इसी महाकल्प में हुआ था। इस पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को चर्नियन हलचल की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। अब क्या करना है आपने, वो जो 3 कॉलम बनाए ना, क्या किए, 3 क्या मतलब पूरा एक जो आपने कैलेंडर बनाया उसके सामने लिख देना है आपने ये चीज, कौन सा, कि इस पूरी धरती पर जिस काल प्री कैम्ब्रियन जो महाकल्प हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या था। तो देखो अरावली था, दिख रहा है, दिल्ली क्रम की चट्टानें और अरावली पर्वत, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। कुडप्पा समूह, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। छोटा नागपुर, धारवाड़, सुपीरियर झील के समीपवर्ती भाग, उसके आगे लिख दो, इसको क्या कर दो कैलेंडर में, उसके आगे लिख दो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे पहले जो लिखे था 59 करोड़ वर्ष पूर्व, कुछ विद्वानों के अनुसार 57 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जो एक महाकल्प 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक विद्यमान रहा, अर्थात इस महाकल्प की अवधि 34.2 करोड़ वर्ष की थी। इसे प्राथमिक युग, प्राइमरी इपोज की संज्ञा दी जाती है, प्राइमरी इपोज की संज्ञा दी जाती है। इस कालखंड में समुद्र में जीवों का पदार्पण स्थल पर हुआ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स। अब उसी जो कैलेंडर है आपका उसके आगे लिख दो उसको, क्या, प्राथमिक युग में क्या हुआ, प्राथमिक युग में समुद्र से जीव कहां तक आगे, स्थल तक आगे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स हो गया, ठीक है, उसके आगे लिख दो। पहले जो एक महाकल्प को 6 शकों में विभाजित किया जाता है, फिर ये 6 शक पढ़ने आपने, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। अब इसमें भी अलग अलग समय में अलग अलग काम हुए होंगे, वो याद करने हैं आपने कि ये कब हुआ, है ना। आगे दिखाइए। अब जैसे पहला कैम्ब्रियन पढ़ रहे हैं हम, उसमें पीरियड में जब हम पढ़ रहे हैं पहला कैम्ब्रियन पढ़ रहे हैं, तो वनस्पति यानी एवं जीवों की उत्पत्ति इसी शक में हुई। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति किस शक में हुई, किस पीरियड में हुई, तब आपने आंसर देना कैम्ब्रियन शक में हुई, ठीक है। प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण और जीवाश्म, अवसादी बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और जीवाश्म बोलते हैं फॉसिल्स, इसी शक के कालखंड में मिलते हैं। पेरिपेट्स यानी एनिलिडा और ऑर्थोपोडा संयोजक जंतु, जो कि एनिलिडा में भी है और ऑर्थोपोडा में भी है, संयोजक जंतु का जीवाश्म इसी काल के चट्टानों में पाया जाता है। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का विकास इसी, अब फिर दोबारा विंध्याचल पर्वतमाला का विकास कब हुआ, कैम्ब्रियन में हुआ, है ना। फिर पूछेगा पेरिपेट्स कब दिखाई देते हैं हमें, उनके फॉसिल्स कब दिखाई देते हैं, तो उसके आगे कैलेंडर के आगे लिखते रहिए नोट्स बनाते हुए, ठीक है। ये नोट्स बन के ही याद होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर समुद्र में सर्वप्रथम घासों के, सारगैसम, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्री घास। जब हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहे होते हैं, यूएसए की तरफ, तो वहां पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसको सारगेसो सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सारगेसो सी की उत्पत्ति भी किस काल में हुई, समझ में आ रहा है? तो कैम्ब्रियन के आगे जो जो पॉइंट थे उनको नोट्स बनाकर क्या कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर अगला आ गए हम ऑर्डोविशियन में। इस काल में निम्न कोटि की मछलियों से कॉर्डेटा का विकास प्रारंभ हुआ, किंतु अभी भी स्थलखंड जीव विहीन था, यानी स्थलखंड में जीव नहीं थे, अधिकतर जीव जो थे वो महासागरों में थे।
ठीक है, आगे बढ़ो। सिलूरियन, इस काल में जीवों का समुद्र से स्थल पर पदार्पण हुआ। रीड वाले, अब ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स किसे कहा जाता है? क्या एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहा जाता है? सिलूरियन को। किसको? रीढ़ वाले जीवों का विस्तार हुआ, इसी कारण इसे रीढ़ वाले जीवों का काल एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इस युग की प्रमुख विशेषता पर्वत निर्माण प्रक्रिया है। कैलिडोनियन हलचल, अब पहली हलचल कौन सी पढ़ी थी हमने? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक हलचल पढ़ी, उनका भी क्रम लगाना आपने। पहली हलचल कौन सी पढ़ी? अरे किताब में देखो, किताब खोलो, किताब ही नहीं है, बिना शस्त्रों के युद्ध लड़ रहे हो। हाँ जी जनाब, कहाँ है किताब? किताबों का बोझ नहीं उठाया जा रहा, चाह रहे हो कि आपका बोझ उठाएं? अरे हाँ तो भाई बोलो ना फिर। चर्नियन हलचल हमने पहले पढ़ ली, चर्नियन हलचल, अब पढ़ रहे हैं हम कैलिडोनियन हलचल। कौन सी? जब जब हलचल आएगी आगे बढ़ते बढ़ते आपने उनका भी क्रम लगाना है कि चर्नियन हलचल कब पढ़ी हमने, कैलिडोनियन हलचल कब पढ़ी। पर्वत निर्माण प्रक्रिया मतलब ओरोजेनेसिस, पर्वतों का निर्माण हुआ, ऐसी हलचल है। मैं 5, 6, 7, 8 का भूकंप नहीं बोल रहा हूँ रिक्टर स्केल पर, मैं ऐसी हलचलों की बात कर रहा हूँ जिनसे पर्वतों का निर्माण हुआ। कैलिडोनियन हलचल, जिसके परिणाम स्वरूप अपलेशियन माउंटेन रेंज, कहां पड़ता है अपलेशियन? बताओ, अपलेशियन माउंटेन रेंज कहां पड़ता है? कहां पड़ता है अपलेशियन? हाँ जी, नॉर्थ अमेरिका के कहा? दाएं बाएं, उत्तर पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ईस्टर्न साइड में। हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट मिशेल। बराक हुसैन ओबामा की वाइफ का नाम था मिशेल ओबामा, एक पहाड़ के नाम पर रखा हुआ था उसकी पत्नी का नाम। किसका? तो अपलेशियन माउंटेन रेंज कब के हैं? फिर क्वेश्चन बना, आंसर सिलूरियन काल के। कब के हैं? स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण। स्कैंडिनेविया में कौन कौन से देश आ गए? मत देखो वीडियो, शुरू से पढ़ा रखे मैंने, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बताऊंगा कि वीडियो में यहां पर बता रखा मैंने। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड क्रम से बोले। पहले नॉर्वे आता है, फिर स्वीडन आता है, फिर बोथनिया की खाड़ी आती है, फिर फिनलैंड आता है, फिर डेनमार्क भी लेते हैं कभी कभी उसमें, है ना। पर मैं स्कैंडिनेविया के पर्वत ले रहा हूं कि वहां नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में जो स्कैंडिनेविया के पर्वत है वो कब बने? फिर दोबारा क्वेश्चन, आंसर सिलूरियन। समझ में आ गया? तो अपने बॉक्स के सामने वो जो नोट्स बना रहे हैं ना उसके सामने लिखना है सारी चीजें। अगला डिवोनियन, इस काल का जलवायु मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल था। अब यहां से फिर क्वेश्चन पूछा, मत्स्य युग किसे कहा जाता है? एज ऑफ फिश एज किसे कहा जाता है? एज ऑफ फिश किसे कहा जाता है? आंसर डिवोनियन को। तो ऐसे याद करना आपने, डिवोनियन फिश, डिवोनियन फिश, डिवोनियन फिश, तब याद होगा डिवोनियन फिश एज। समझ में आया? तो डिवोनियन शक, इस काल का जलवायु मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल था, कारण स्वरूप इसे मत्स्य युग की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस शक में उभयचरों, एम्फीबियंस, जैसे मेंढक, है ना। कहानी याद आ गई मुझे, सुनाऊं क्या? सुनोगे? पहले इसको पूरा कर देता हूं। मत्स्य युग की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस शक में उभयचर जीवों की भी उत्पत्ति हुई। उभयचर मतलब एम्फीबियंस। प्रथम उभयचर, अब फिर दोबारा यूपीएससी का क्वेश्चन है कि प्रथम उभयचर, प्रथम एम्फीबियन कौन था? तो स्ट्रिगोसिफेलिया। मुझे नहीं लगता कि अब होगा, ये विलुप्त हो चुका होगा, लेकिन उसको नाम दिया गया स्ट्रिगो। इसकी मां ने नहीं दिया, वैज्ञानिकों ने दिया। किसने दिया? स्ट्रिगोसिफेलिया का विकास इसी काल में हुआ। इसके अलावा जमीन पर जंगलों का, फिर दोबारा जमीन पर जंगलों का क्या जन्म हुआ, यानी जंगल भी हो गए जमीन पर। और फर्न जैसी वनस्पतियों का विस्तार हुआ। फिर पूछेगा फर्न जैसी वनस्पतियों का विस्तार कब हुआ? आंसर गजब है भाई, इतनी जल्दी भूल रहे हो, गजनी मत बनो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, है ना। कब हुआ फर्न जैसी वनस्पतियों का? मेंढक से याद आया, मेंढक पहले ना मतलब कुछ नहीं करता था, ऐसे ही बैठ, जैसे क्या बोलते हैं उसको, शीतकालीन निंद्रा, ग्रीष्मकालीन निंद्रा,
हाइबरनेशन, और हाइबरनेशन का एंटोनिम क्या होता है? देखना पड़ रहा है? हाँ जी, कहानी तब बढ़ेगी आगे। हाइबरनेशन का एंटोनिम क्या होता है? एस्टिवेशन। एक होती है कौन सी? ग्रीष्मकालीन निद्रा किसे बोलते हैं? एस्टिवेशन। और शीतकालीन निद्रा किसे बोलते हैं? हाइबरनेशन। कुछ जीव होते हैं बिना खाए पिए धरती के नीचे बैठे रहते हैं, फावड़ा चलाओगे तब निकलेगा एक। तो मेंढक पहले ऐसे ही रहता था, ठीक है। मेंढक ने क्या किया कि मेंढक को लगा, एक शानदार पक्षी को उड़ते हुए देखा उसने कहा मुझे भी सीखना उड़ना। पक्षी को पकड़ा उसने कहा भाई उड़ना सिखा दे। तो पक्षी ने कहा भाई ऐसा कर, सबसे पहले अपनी पिछली टांगों पे जोर लगा और उछल, क्योंकि उड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? पहले एक वो लेना पड़ता है ना। तो ठीक है जी, मेंढक ने किया तो बार बार कभी मुंह 2 दांत टूट गए आगे के, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, है ना। फत फत करके देखा ही आपने, गिरता है अभी भी। तो क्या हुआ कि सीख ही रहा था प्रोसेस में, तब तक अचानक उसे कोई एक चौपाया मिल गया 4 पैर से चलने वाला। उसने कहा यार उड़ने में बहुत बेकार है, उड़ने में क्या है दिक्कत हो रही है, चलना ज्यादा बेटर है। उसने कहा यार चलना सिखा दे। तो उसने कहा भाई चलते ऐसे हैं, कैसे? पैर आगे कर, ऐसे करके। उसने प्रोसेस की, उसने करते करते कई बार ठोकर खा के गिरा, कई बार कुछ हुआ कई बार कुछ हुआ। फिर उसे तब तक देखा उसने मछली तैर रही। उसने मछली को कहा भाई तैरना सिखा दे, चलना वलना उड़ना उड़ना बेकार है, ऐसा करता हूँ क्या, तैरता हूँ, ठीक है। तो मछली ने कहा भाई नाक बंद कर, कूद मार पानी में, पानी पीना पड़ेगा पहले। किया उसने, मुंह में पानी गया, फेफड़ों में पानी भर गया। कोशिश की उसने थोड़ा बहुत तैरने की, लेकिन मेंढक ने कोई भी चीज़ ढंग से नहीं सीखी। दूसरों की बातों पे आता रहा, है ना। दूसरों को देख देख कर क्या करता रहा कि मैं ये सीखूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, यानी दूसरे की कार्यविधि को देखकर अपनी कार्यविधि को क्या कर रहा था, वो चेंज कर रहा था। तो ना तो ढंग से उड़ पाता है, ना ढंग से तैर पाता है, और ना ढंग से चल पाता है। और तीनों जगह उसके शत्रु है। ऊपर आता है तो बाज खाता है, नीचे जाता है तो, है ना, बाकी सांप खाता है, अलग अलग खाते रहते हैं उसे। तो यानी जब एक काम को करें तो उसके पीछे ढंग से लगे, ठीक है। अपनी जो स्ट्रेटजी है वो किसी दूसरे को देख के चेंज ना करें। दूसरे का टाइम टेबल आप पे फिट नहीं होगा कभी भी। हो सकता है आप रात भर पढ़ते हो, आपने मेरा टाइम टेबल देख लिया कि मैं तो दिन भर पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ पाए आप, शोरगुल, आपका कंसंट्रेशन वैसा नहीं है, ठीक है। या मैंने आपको देख के मैंने कहा रात भर पढ़ूंगा, मैंने रात भर उठा और पता चला कि तबीयत खराब हो गई, क्योंकि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक ने मुझे क्या नहीं किया, अलाउ ही नहीं किया कि आप रात भर उठो। उल्टा हो गया, बचपन से मैं रात को सो रहा था, दिन भर क्या कर रहा था, उठ रहा था। उल्टा हो गया वो, तो फिर सारा सिस्टम क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। अब है कार्बोनिफेरस युग। इस काल में उभयचरों का काफी विस्तार हुआ, इसलिए इसे एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। फिर कार्बोनिफेरस के आगे एम्फीबियंस, एज ऑफ एम्फीबियंस, कार्बोनिफेरस, एज ऑफ एम्फीबियंस। अब कार्बोनिफेरस एक चीज और के लिए जाना जाता है, कोयला। सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्बोनिफेरस में वो क्या है, गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े वृक्ष। पहले पूरा पढ़ लेता हूं, इसलिए से उभयचरों का युग एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, सरीसृप पता है, सांप जो आते हैं वो सरीसृप में आते हैं, की उत्पत्ति तथा प्रवाल रोधिकाओं यानी कोरल रीफ्स, किसका, प्रवाल रोधिकाओं का निर्माण इसी समय हुआ। तो अब सारी चीजें लिखनी है आपने। एम्फीबियंस का युग कहा जाता है, रेप्टाइल्स आए, कोरल्स आए, कोरल रीफ्स आई, बड़े बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है इसको। बड़े वृक्ष थे, इतने बड़े थे कि मतलब समझ लीजिए कि मतलब जो मैंने फोटो देखी है वो इतनी देखी है कि जितना बड़ा ये पूरा कमरा है ना, इतना मोटा पेड़ देखा है मैंने फोटो में। यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो इतने मोटे मोटे पेड़ काटे गए। तो अब उस जमाने में कैसे पेड़ रहे होंगे ये आप सोच सकते हो। बड़े बड़े वृक्षों का काल उपमा प्रदान की गई। इस समय बने भ्रंशों में वृक्ष के दब जाने से कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते जाने से के कारण गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं। जो कोयले के डिपॉजिट्स मिलते हैं वो इसी काल में क्या हुए, बड़े बड़े वृक्ष दबे, वही आगे चलकर क्या बने, कोयला बने। उस कोयले में भी हमने फिर उसके प्रकार बोल दिए कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला जी एंथ्रासाइट,
नीली लौ के साथ जलता है जी, जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। फिर हमने बोला जी एक बिटुमिनस होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक पीट होता है। दरअसल जिसको हमने जल्दी खोद दिया, यानी कुछ ऐसा थोड़े कि सारा कोयला इसी समय बना, लेकिन कोयला निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ कोयले बाद में भी तो बनने शुरू हुए होंगे, कुछ बाद में दबे होंगे, उसको हमने पहले निकाल दिया। अब उसको जलाया तो धुआं आ गया, हमने कहा ये बहुत गंदा कोयला है, पीट है कि ये, उसको दबा रहने दो, उसको करोड़ों साल बाद निकालना, अगली जनरेशन के लिए छोड़ दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, है ना। तो वो बुरा नहीं है, आपने पहले ही निकाल के जला दिया उसे। एंथ्रासाइट पूरा कोयला बन चुका है, अच्छा कोयला होता है, ठीक है। तो ये सब लिख देंगे। उसके बाद परमियन शक आ गया, इस काल में तृतीय पर्वत हलचल। अब फिर आ गई हर्षिनियन। अब पहली कौन सी पड़ी थी? चार्नियन। फिर दूसरी कौन सी पड़ी थी? दूसरी कौन सी पड़ी थी? कैलिडोनियन। तीसरी कौन सी पढ़ रहे हैं हम? हर्षिनियन। अभी एक और पढ़ेंगे आगे चलकर, तो इसका क्रम याद कर लो। अब हर्षिनियन हर्ट्ज पर्वत के नाम पर, जर्मनी में एक हर्ट्ज पर्वत है, उसके नाम पर हर्षिनियन रखा गया है इसको, ठीक है। इस काल में तृतीय पर्वत निर्माणकारी हलचल हर्षिनियन के फलस्वरूप बने भ्रंशों के कारण ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजे जैसे भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण हुआ। सॉरी, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पड़ता है? क्या है ये, काले जंगल है क्या? क्या है? हम तो ऐसे सोचते थे पहले काले जंगल है, बाद में पता पर्वत श्रृंखला है पूरी, मतलब पर्वतों की तरह है लंबी सी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पड़ गई, वोसजे जो वो पड़ गई फ्रांस में, बीच में भ्रंश पड़ा हुआ, उस भ्रंश से होकर आपकी कोल रिवर बहती है। कोल रिवर मतलब कोयला नदी, यानी राइन। राइन में कोयले का परिवहन किया जाता है, कोयला इधर से उधर ले जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कोल रिवर बोलते हैं, ठीक है। मेसेटा का पठार स्पेन में इसी समय का बना हुआ है। स्पेन में अगर आप जाओगे तो मेसेटा का पठार दिखेगा। अल्टाई, थ्यानशान, अपलेशियन पर्वत के कुछ भाग, ऐसा नहीं कि अपलेशियन एक बार में बन गया, कुछ भाग पहले बना, कुछ भाग अब बन रहा है। पर्वत निर्माण काल में ऐसा नहीं होता कि एक ही बार पर्वत बन गया, कई पर्वत ऐसे हैं जो विभिन्न कालों में क्या हुए हैं? बने हैं, ठीक है। अपलेशियन पर्वत के कुछ भागों का निर्माण इसी समय हुआ। आगे अब आगे हम जी मेसोजोइक में, मध्यजीवी महाकल्प में। इस महाकल्प का प्रारंभ 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व, कुछ विद्वानों के अनुसार 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी समाप्ति 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, अर्थात इस अवधि 18.3 करोड़ वर्ष की थी, जिसमें सरीसृपों का युग, एज ऑफ रेप्टाइल्स किसे कहा जाता है? आंसर मेसोजोइक को। किसको कहा जाता है? शुक्र है इस काल में नहीं हुए आप, क्योंकि इसमें सरीसृपों का उद्विकास अपनी चरम सीमा पर था। इस महाकल्प को द्वितीयक युग, सेकेंडरी पोच के नाम से भी जाना जाता है। अब सेकेंडरी पोच के 3 पार्ट पढ़ते हैं हम। आगे बढ़ो, बढ़ो भाई आगे नौजवान। सेकेंडरी पोच में आगे हमारे कौन कौन से? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अब ट्रियासिक में क्या हुआ? फिर ऊपर आओ। ट्रियासिक को हम रेंगने वाले जीवों का काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, अर्थात इसके अंतिम चरण में उड़ने वाले सरीसृप। अब उड़ने वाला सरीसृप, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसके फॉसल्स मिले हैं। फॉसल्स में पता चला कि टीरोसारो, अपने मोबाइल पर डालिए उसका फॉसल, अगर आप देखेंगे तो सांप भी है, पंख भी है उसके, यानी उड़ने वाला टीरोसारो। और एवं सरीसृपों से अंडे देने वाले निम्न कोटि के स्तनियों, स्तनी बोलते हैं मैमल्स को। स्तनी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। प्रोटीथीरिया की उत्पत्ति हुई। गोंडवाना लैंड भूखंड का विभाजन इसी काल में। फिर इंपॉर्टेंट, गोंडवाना लैंड का भूखंड का विभंजन या विभाजन किस काल में हुआ? आंसर ट्रियासिक काल में हुआ। किस काल में हुआ? ट्रियासिक में हुआ, ठीक है। और ये गोंडवाना काल ऐसा नहीं कि ट्रियासिक में ही खत्म हो गया, जुरासिक काल तक चलता रहा, जिसमें अंततः ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के स्थलखंड निर्मित हुए। मैंने बता दिया आपको, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिले हुए थे पहले। ये सब क्या थे? मिले हुए थे। क्या थे? फिर बाद में टूटे ये। तो किस काल में टूटे, तो उस कैलेंडर में हमें फिट करना है। आगे जुरासिक। इस काल में पुष्प पादपों, फ्लावर्स, पुष्प पादपों, पादप बोलते हैं प्लांट्स को, पुष्प पादपों अर्थात आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म। किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, सीड वाले जो होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं?
जिम्नोस्पर्म, उसमें क्या होता है? नेकेड सीड होते हैं। एग्जाम्पल? नेकेड सीड होते हैं, मान लिया मैंने, बताओ एग्जाम्पल बताओ। नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 7 साल, और मुझसे अपेक्षा करते हैं कि 1 साल में हो जाए सब कुछ। हाँ जी, हाँ, चिलगोजा सबसे महंगा ड्राई फ्रूट वो होता है, क्या बोलते हैं भाई पहाड़ में, छिंतोली, क्या बोलते हैं उसको, चीड़ पे क्या लगता है फल, अरे क्या बोलते हैं उसको? गजब है भाई, अपनी भाषा बोलने में याद है, उसके अंदर से निकलते हैं। बहुत महंगा ड्राई फ्रूट्स होता है, बहुत अच्छा होता है। जुरासिक काल, तो आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म, फिर उसके आगे लिख देना आपने एंजियोस्पर्म। पुष्प पादप यानी प्लांट्स, जो फ्लावर वाले प्लांट्स थे वो आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई। स्थल पर डायनासोरों जैसे सरीसृपों का प्रभुत्व था। डायनासोर्स है ना, वो तो शुक्र है डायनासोर खत्म हो गए, नहीं तो क्या होता, ब्रेकफास्ट होते आप उनका, लंच अलग होते और पता नहीं जनसंख्या कितनी होती। फिर निम्न स्तनियों यानी प्रोटोथीरिया से मार्सुपियल यानी मेटाथीरिया कंगारू स्तनियों की उत्पत्ति हुई। उड़ने वाला सरीसृप में प्रथम पक्षी, फिर ये बड़ा क्वेश्चन है भाई, आर्कियोप्टेरिक्स, इसको देखो, इसकी फोटो देखो, फोटो नहीं दिखेगी, क्या दिखेगा, फॉसल दिखेगा आपको इसका। आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति भी इसी काल में हुआ था। उड़ने वाला सरीसृप से प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई, जुरासिक काल में। छेंछी यार, अलग अलग जगह ना अलग अलग, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं उसको, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में छेंछी कॉमन होगा, लेकिन छेंतड़ी बोलते हैं मेरे ख्याल से हमारे यहाँ। चलो, क्रिटेशियस, उसके बाद क्रिटेशियस, यह मध्यजीवी महाकल्प का अंतिम शक था। इस काल में पर्वत निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। हाँ जी, याद करो, रॉकी, एंडीज, यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियां, पनामा कटक की उत्पत्ति इसी काल में आरंभ हुई। क्रिटेशियस आपसे पूछेगा रॉकी कब का है, क्रिटेशियस का है। एंडीज कब का है, क्रिटेशियस का है। यूरोप महाद्वीप के कई पर्वत श्रेणियां कब की हैं, क्रिटेशियस की है। पनामा कटक कब का है। इसी शक के अंत में भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमा हुआ। दक्षिण भारत का जो डेक्कन वाला पार्ट है, लावा से जो दरारी उद्भेदन हुआ, दरार पड़ी, लावा निकला, बिछना स्टार्ट हुआ, कब से, क्रिटेशियस से। कब से? उत्तरी पश्चिमी कनाडा, अलास्का, मैक्सिको एवं ब्रिटेन के डोवर क्षेत्र में खरिया मिट्टी का जमा हुआ। खरिया समझते हो, खड़िया जिसे बोलते हैं, लिखते भी हैं स्लेट पर, खरिया मिट्टी का जमा हुआ इसी शक की सबसे प्रमुख विशेषता है। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं हम, सिनोजोइक महाकल्प। इस महाकल्प का प्रारंभ आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ, अर्थात इस महाकल्प की अवधि 6.3 करोड़ वर्ष की थी। इसी महाकल्प के विभिन्न शकों में अल्पाइन पर्वती, फिर दोबारा इंपॉर्टेंट, अल्पाइन पर्वतीकरण कब हुआ? आंसर सिनोजोइक की प्रक्रिया के फलस्वरूप विश्व के सभी नवीन मोड़दार पर्वतों, अल्प्स पूछेगा, अल्प्स कब का, हिमालय कब का, ऐसा नहीं, ये तो प्रक्रिया शुरू हुई। रॉकीज एंडीज पहले भी पढ़ लिए हमने। रॉकी एंडीज में एक ही समय में नहीं होता, एक ही समय में नहीं बनते, अलग अलग समय में अलग अलग पार्ट बनते हैं उसके। रॉकीज एंडीज आदि का विकास हुआ। इसे स्तनियों कीटों और आवर्तबीजी पौधों का युग भी कहा जाता है। एज ऑफ मैमल्स, इंसेक्ट्स और एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। इसी महाकल्प को तृतीयक युग यानी टर्सरी इपोज की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसके पार्ट पढ़िए फिर अब आगे। पैलियोसीन है ना, इस काल में अल्प्स पर्वतीकरण, अल्पाइन पर्वतीकरण। आगे कल मैं आप सब लोगों का चार्ट देखूंगा, ये वाला जो मैं नोट्स बोल रहा हूं कि नोट्स ऐसे बनाने हैं, सुंदर से नोट्स बनाइए, एक भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पुष्पी पादपों, पुरातन स्तनियों का विस्तार हो रहा था, डायनासोर समाप्त हो चुके थे। डायनासोर कब समाप्त हुए? ठीक है, आगे इयोसीन पे आओ। इयोसीन में क्या हुआ? पिछले युग में निर्मित पर्वत श्रेणियों का इस शक में ऊंचाई में पुनः वृद्धि हुई।
वृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, हाईलाइट करना आपने, ग्रेटर हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसी समय हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। कोई एक बच्चा जिसकी अच्छी राइटिंग है, नोट्स बनाकर फोन पर डालना, लिखा हुआ सबका होना चाहिए। कल मैं क्वेश्चनिंग करूंगा आप लोगों से, देखता हूं ना कितना याद करते हो। वृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, इसी समय मेरे बोलने से नहीं निकलेगा आपका पेपर, मैं तो प्रक्रिया बता रहा हूं, ऐसे होता है। आफत तो अभी आएगी ना जब याद करना शुरू करोगे। ऐसा बड़ा मजा आता है सुनने में, टीचर बोल रहा है, और मैं कई बार बता चुका हूं कि मेरा तरीका ये नहीं है, ये मेरा तरीका नहीं है, पर फिर भी आपको भी सिखा रहा हूं। धीरे धीरे आपको किताबों की तरफ ले जाना है, पढ़ाना सिखाना है, पढ़ना आपने, अपने आप अपने दिमाग को इतना विकसित करना है कि आप क्या कर सको, पढ़कर उसमें से पॉइंट निकाल सको और प्री कम से कम क्रैक कर सको, है ना। मेंस के लिए फिर लिखने वाली प्रोसेस भी अगर आप साथ साथ चला रहे हो तो मेंस में दिक्कत नहीं होगी। वृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, इसी समय हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। हिंद महासागर अटलांटिक महासागर का विकास कब हुआ? आंसर इयोसीन शक में। वर्तमान स्तनधारी जीवों के अनेक प्रकारों का स्थल पर प्रादुर्भाव हो गया। हाथी, घोड़ा, डायनासोर, सुअर के पूर्वजों का उद्भव इसी शक में हो गया। फिर पूछेगा हाथी घोड़ा कब का, तो आंसर इयोसीन का। ओलिगोसीन पे आओ। अल्प्स पर्वत का निर्माण इसी शक में हुआ। अल्प्स कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में ज्यादा पार्ट पड़ता है, ठीक है। वृहद हिमालय का निर्माण इस काल में पूर्व की ओर अग्रसर रहा। स्थल भाग पर वर्तमान बिल्ली, कुत्ते, भालू के पूर्वजों का जन्म हुआ। पुच्छहीन बंदर का आविर्भाव हुआ, जिसे मानव का पूर्वज भी कहा जाता है। पुच्छहीन बंदर, वो कहानी सुनाई थी मैंने, रिश्ता खत्म हो गया था उसका, पूंछ नहीं थी उस बंदर की। उसे बोला गया इस बंदर की पूंछ नहीं है, ये रिश्ता हमें कबूल नहीं है। ये नहीं पता था कि पहला आदमी है वो, मनुष्य, मानव। फिर मायोसीन, इसी काल में पोटावार क्षेत्र के अवसादों के बलन पर, पोटावार का पठार कहां पड़ता है आपका? पोटावार का पठार कहां पड़ता है? पाकिस्तान। के अवसादों के बलन और लघु तथा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। लघु और मध्य हिमालय का निर्माण कब? अल्प्स पर्वत विकास की ओर अग्रसर रहा। ज्ञातव्य है कि इस युग में शार्क मछली का सर्वाधिक विकास हुआ। स्थल पर प्रोकांसल, एक प्रकार का पुच्छहीन बंदर का स्थानांतरण अफ्रीका से एशिया तथा यूरोप महाद्वीप में हुआ। पेंगुइन्स का आविर्भाव अंटार्कटिका में हुआ। अंटार्कटिका में पेंगुइन्स आ गए, है ना। तो पेंगुइन कब आए? आंसर इतनी देर में गायब हो गए, नहीं? ये हेडिंग क्या था? आगे बढ़ो, मियोसीन में, आगे प्लायोसीन में आगे। इस काल में वर्तमान महासागरों तथा महाद्वीपों का स्वरूप प्राप्त हुआ। काला सागर, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, कैस्पियन सी, अरेबियन सी की उत्पत्ति तथा जलपूर्ण द्रोणी टेथिस भूसन्नति के अवसादों के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान, जो उत्तर के मैदान है, गंगा यमुना के मैदान का निर्माण इसी काल में हुआ। कब हुआ गंगा यमुना के मैदानों का निर्माण? आंसर प्लियोसीन में। महान आकार वाली शार्क मछली का विनाश इसी समय हुआ। स्थल पर बड़े बड़े स्तनधारी जीवों में ह्रास हुआ, किंतु मानव की उत्पत्ति इसी शक में हुई थी। मानव की उत्पत्ति कब? बस। उसके बाद अगला आ गया नियोसीन महाकल्प, नियोजोइक इरा। इस महाकल्प का प्रारंभ आज से 20 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और आज भी जारी है। इसे क्वाटरनरी इपोच की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस काल के 2 शकों में विभक्त किया गया, यथा नंबर 1 प्लिस्टोसीन। इस शक की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम चादर की उपस्थिति थी। उत्तरी अमेरिका में हिम चादर का फैलाव 4 विभिन्न समय में हुआ था। नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। हिम चादर मतलब बर्फ से ढक गया, बड़े बड़े ग्लेशियर बन गए, फिर वो ग्लेशियर खिसके चूर्ण बना दिया उन्होंने चट्टानों का पूरा, जिनके ऊपर से गुजरे, है ना। आज भी उन मैदानों में दिखता है कि यहाँ से ग्लेशियर गया होगा, फिर एक जगह पर जाकर वो पानी बन गया। वही आपकी क्या ग्लेशियर लेक्स हैं। कनाडा में जब हम जाते हैं, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का, विनीपेग, फिर नीचे आते हैं हम सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी, ओंटारियो। ये सारी झीलें कहाँ से बनी? ये उसी का तो परिणाम है, ये नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन का। आगे होलोसीन में, होलोसीन नहीं आया अभी। ज्ञातव्य है कि प्रति 2 हिमयुगों के बीच एक हिमरहित युग हुआ है, जिसमें अवांतर हिमयुग, इंटरग्लेशियर पीरियड कहा जाता है। इस प्रकार नेब्रास्कन तथा कंसास के बीच में अपटोनियन अवांतर हिमयुग, कंसास तथा इलिनोइस के बीच में यारमाउथ, है ना, और इलिनोइन और विस्कॉन्सिन के बीच में संगमन का
अवांतरण हिमयुग आया। इसी प्रकार यूरोप में, ये इंपॉर्टेंट आईएएस का क्वेश्चन है, गुंज, मिंडेल, रिस और वर्म, ये यूरोप के हिमयुग हैं। कहां के हिमयुग? जब जब आया 0 डिग्री इक्वेटर पर नहीं आएगा कभी भी, ऊपर आएगा नीचे आएगा। आप इसके लिए एक मूवी देख सकते हैं इंग्लिश की, नाम भूल गया मैं, आइसेज तो कार्टून है, कुछ और है, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मेरे ख्याल से, उसको देखना। हिमयुग आता है, दिखा रखा, बड़ी अच्छी सोच है, पेड़ के आगे पीछे नहीं नाचते हो, है ना, बताते हैं कि कैसा होता है, बिल्कुल हिमयुग फैलते हुए दिखाते हैं। फिर लाइब्रेरी में रुकते हैं सारे लोग, फिर किताबें जला जला कर क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, लेकिन उसमें कई लोग मर जाते हैं। तो बता रखा उन्होंने कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या असर पड़ते हैं। डे आफ्टर टुमारो, ये देखना घर में जाकर। गुंज, मिंडेल, रिस और वर्म, संज्ञा के 4 हिमयुगों का निर्धारण किया गया। इसमें मिंडेल व रिस के बीच का अवांतरण हिमयुग सर्वाधिक लंबी अवधि का था। सर्वाधिक लंबी अवधि का था, क्वेश्चन पूछेगा फिर। मिंडेल और रिस के बीच का अवांतरण हिमयुग सर्वाधिक लंबी अवधि का था। उत्तरी अमेरिका के बृहद झीलों, ग्रेट लेक्स जो है, 5 ग्रेट लेक्स बता दी मैंने, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो। नॉर्वे के फियोर्ड तट ग्लेशियल से ही बनते हैं, का निर्माण और स्थल रूपों के वर्तमान रूप इसी शक से प्राप्त हुआ। मानव का विकास क्रम जारी रहा, शिकार हेतु पत्थर के औजार बनाए गए। पत्थर के औजार को हाईलाइट करना है। अपनी जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप तथा एशिया तक पहुंच गए। हिमयुग तथा अवांतरण हिमयुग के कारण जीवों में पर्याप्त स्थानांतरण होने लगा। आगे होलोसीन, जिसमें हम रह रहे हैं, इस शक को मानव युग, एज ऑफ मैन की संज्ञा से प्रदान की जाती है। जलवायु में परिवर्तन, शुष्कता के कारण उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का उद्भव हुआ। उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का उद्भव कब हुआ? होलोसीन में हुआ। ठीक है, मनुष्य ने पशुपालन और कृषि करना प्रारंभ किया, होलोसीन में किया। कब किया? होलोसीन में किया। दिखाना कितना है? खत्म हो गया चैप्टर, खत्म। अगला टॉपिक है, बंद करो।